तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम बात कर रहे थे, अभी हम विभाज्यता के नियमों की चर्चा हमने पिछली वीडियो में की, जो कि संख्या 6 तक हमने 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने विभाज्यता के नियमों के बारे में जाना। अब चूंकि वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा चलो उसके बाद दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और बने रहिए मेरे साथ। और 6 तक हमने पिछले वीडियो में हमने 6 तक संख्या का विभाज्यता के नियम जान लिए। अब बात आती है 7 की। तो 7 के विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं? कोई भी संख्या है, उस संख्या में जो इकाई का अंक है उसको अलग कर दें, और इकाई के अंक को अलग करने के बाद उसका दुगुना कर दें, और शेष बची संख्या से उसको घटा दें, और फिर 7 से विभक्त करके देखें। अगर ऐसे में अगर 7 से विभक्त हो रही है संख्या तो वो 7 से विभक्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम देख लें। उदाहरण के लिए हमने 7 से विभक्तता के नियम में देखेंगे कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 882 है। ये 7 से विभक्त है कि नहीं है, कैसे हम इसको जान पाएंगे? नियम के अनुसार इकाई का अंक है उसको हटा देते हैं। इकाई का अंक हमने हटाया तो बची ये संख्या 88। इकाई के अंक जो हमने संख्या हटाई थी, यानी 2 हटाई थी हमने, अलग की थी, इसका दोगुना करना है। ठीक, जब दोगुना करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 4। 4 को इससे घटा देना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगी 84। ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, कोई शेष नहीं बचेगा। 22 84 होता है, ये भागफल आएगा इसका। कोई भी संख्या ले लीजिए इस प्रकार से। अगर संख्या में कोई भी संख्या बड़ी हो छोटी, अन्यथा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इकाई के अंक को हटा दीजिए, उसका दोगुना कर लीजिए, शेष बची संख्या से उसको घटा दीजिए, फिर 7 का भाग करके देख लीजिए। अगर 7 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। ये चूंकि हम आप पूरी पूरी तरह से विभक्त हो गई, 882 में 7 का भाग करके देख लेते हैं कि विभक्त हो रही है कि नहीं हो रही है। 7 एकम 7, 1 18, 7 दूनी 14, 4 7 छंग 42। ये भागफल आ गया, और ये यहाँ शेष पर कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला एकदम सही है। संख्या को इकाई का अंक अपन को अलग कर देना है। इसके बाद जो संख्या बचेगी उसमें से जो इकाई का अंक अलग किया उसका 2 गुना करके घटा देना है, या हमने घटा दिया। फिर 7 से भाग करके देख लेना, अगर भागफल शेषफल कुछ नहीं बचता, पूर्णतः विभक्त होती है, तो वो संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम। इसका थोड़ा सा अभ्यास करना आप, तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। 8 से अगर विभाज्यता के नियम की बात करें, 8 से कैसे होगा? तो संख्या कोई भी हो, उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा तक हमें देखना है कि उसको इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक क्या हैं, उसमें 8 का भाग करके देखना है। अगर संख्या की जितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक में अगर 8 का भाग चला जाता तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्योंकि 4 के नियम में भी हमने देखा था कि जो संख्या अंक इकाई, दहाई के अंत के 2 अंक है, अगर वो 4 से विभक्त होते हैं, वो संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार 8 से देखते हैं तो 8 में उसमें केवल इकाई, दहाई था 4 में, इसमें सैकड़ा जुड़ गया है, यानी 3 अंकों तक हमें भाग करके देखना है। अगर 3 अंकों तक संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है तो वो संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, उदाहरण के लिए देखें, कोई भी संख्या लिख लें, 4 6 4 2, ये संख्या मान लीजिए। अब ये संख्या लास्ट के अंक देखते हैं हम, 642 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा यहीं तक आएगा। हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा पकड़ना है, तो 642 देखा हमने, 8 से भाग करके देखा, 64 है, 2 नहीं कट रहा है। ठीक है, यानी ये संख्या 8 से विभक्त नहीं होगी। अगर इसी संख्या में यहाँ 8 होता और यहाँ 8 कर दें, ठीक है, तो ये 8 का अंक उतारेंगे, एक बार जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। हमें
3 अंकों तक पकड़ के देखना है। आप प्रैक्टिस करना है इस चीज़ की, आपको बेहतर चीज़ें समझ में आएँगी। क्योंकि किसी के कहने से नहीं होता है, आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी चीज़ें आपकी बढ़ती जाएँगी। और ये मैंने बताया, ट्रिक कोई भूत नहीं होता है, कोई वो नहीं है ये जादुई चिराग हो कि ट्रिक मैथ में आ गई सब कुछ हो गया। ट्रिक होती केवल अपने दिमाग की उपज है, जो कि हम बार-बार अगर अभ्यास करेंगे तो प्रश्न छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। एक समय आएगा कि वो ट्रिक का रूप ले लेगा कि 2 लाइन में सामने सवाल को सॉल्व कर दिया, वही ट्रिक हो गई। यही चीजें होती हैं। अब आगे की संख्या की बात करते हैं विभाज्यता के नियम में। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में करते हैं। 9 की कंडीशन में क्या करेंगे, कोई संख्या 9 से कब विभाज्य होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो 9 से विभाज्य होने की स्थिति में अगर संख्याओं का योग, परिभाषा है उसकी, अगर संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 3 की कंडीशन और 9 की कंडीशन एक जैसी है। संख्या अगर 3 से विभक्त हो रही है तो वो 3 से विभक्त हो जाएगी। 9 से विभक्त हो रही है संख्याओं का योग तो वो 9 से विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार 4 और 8 का हमने देखा कॉम्बिनेशन है, 3 और 9 का है, क्योंकि 4 दूनी 8 होते, 3 त्रिका 9 होती। ये टेबल है जो साथ में आते थे, उनके नियम भी सिमिलर है थोड़ा थोड़ा सा। तो संख्या कोई भी हो, संख्या हम देखते हैं कि उसके अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। जैसे हम लिख लें 9 4 3 2 6 4, इसको जोड़ कर देखते हैं 9 से विभक्त होती है कि नहीं होती है। 9 + 4 + 3 + 2 + 6 + 4, ये एग्जाम्पल है। 10 2 12 3 15 4 19 9 28, ठीक है। ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, क्योंकि 28 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है। अगर यहाँ हम 4 की जगह 3 कर दें, ठीक है, तो ये योग फिर 27 हो जाएगा। जो 4 है, यहाँ हम अगर 3 कर दें तो ये योग फिर 27 हो जाएगा, फिर ये 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हमें जब परीक्षा में बैठते हैं या सवाल सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते हैं, तो बड़ी संख्या देखते हैं तो हम पहले 9 का भाग देंगे तो समस्या हो जाएगी, टाइम लगेगा। इसलिए क्या करते हैं, योग कर लिए, एक को देख लिया, ये 9 से नहीं विभक्त हो रही है, बात खत्म होगी। 10 से अगर बात करें तो 10 में तो स्वाभाविक है, सबको पता हुआ, अगर इकाई का अंक केवल 0 है, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। 10 के भाज्यता के नियम कोई जानने वाली रटने वाली चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिक आ जाती है। अब बात करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11, ये कब विभाज्य होगी। इसमें क्या होता है कि आपको सम स्थानों और विषम स्थानों के योग माइनस करना पड़ता है। अगर माइनस इसका 0 है तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, संख्या कोई भी हो। 11 से विभक्त करने की यही नियम है। जैसे संख्या लिखें कि 80 और इसके बाद 80 के बाद 16 45 91, 16 मार्कर काम नहीं कर रहा है, 16 45 91, ये संख्या है। ये 11 से पूर्णतः विभक्त है क्या। इनके सम स्थानों विषम स्थानों को हम योग करके देखते, दोनों का अगर अंतर 0 है तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। और सम स्थान और विषम स्थान क्या होते हैं, क्योंकि 1 नंबर पर है तो ये विषम स्थान है, 2 नंबर पर तो ये सम स्थान है। क्योंकि दो सम और विषम के बारे में हमने जाना, 2 4 6 8, ये 8 लिखा है इसलिए नहीं कह रहे, ये स्थान है उसके, ये सम होगा, इसके बाद एक छोड़ो, तीसरे नंबर का विषम होगा, ये सम होगा, इसके बाद ये सम होगा और ये सम होगा। सम स्थानों का हम योग कर लेते हैं, 8 + 1 + 4 + 9, कितना हो गया, 8 1 9 4 13 और 13 9 कितना हो गया, 22। आम विषम स्थानों का विषम ये होंगे हमारे, गलत हो रहा है, सॉरी, ये नहीं होंगे,
क्योंकि सम स्थानों को हमें योग करना है और विषम स्थानों का योग करके घटाना है, दोनों को संख्याओं को एक दूसरे से घटाना है, जीरो प्राप्त होता है तो ये संख्या साथ में जुड़ेगी क्योंकि ये सम है, ये संख्या साथ में जुड़ेगी, ये संख्या साथ में जुड़ेगी, ये जुड़ेगी साथ में, ये जुड़ेगी, ये जुड़ेगी। इनको जोड़ के देख लेते हैं। 8 1 + 4 + 9 13 14 और 9 13 14 8 22। इनको जोड़ के देख लेते हैं। हमने इनको जोड़ के देख लिया है, इनको जोड़ के देख लेते हैं। 0 + 6 + 5 + 1 6 5 11 12। ठीक है, ये नहीं आ रहा है, यानी ये संख्या पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। ये हमने देख लिया। अब कोई और संख्या देख लें, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होने वाली है क्योंकि इसका अंतर 0 नहीं है। 22 ये आया हमारा सम संख्याओं का योग, ये विषम संख्याओं का योग आया जो जिनका अंतर 10 आ रहा है, जबकि कंडीशन ये होनी चाहिए कि 0 आना चाहिए। ठीक, अब हम 11 के घन को देख लेते हैं। 11 का घन कितना होता है? 13 31। ये 11 से पूर्णतः विभक्त है। कैसे पता चलेगा? हम सम स्थानों को जोड़ेंगे तो 3 + 1 = 4 और 3 + 1 इनको विषम स्थानों को जोड़ेंगे। अगर हम इनकी बात करें, थोड़ा सा मैंने पास पास में लिख दिया है। 13 31 देख लेते हैं। 13 31। ठीक, इनमें ये विषम स्थान हो गए, एक सम, ये विषम है, ये विषम है, तो ये सम हो गए। इनको जोड़ के देख लेते हैं। 3 1 4 हो गया, माइनस 3 1 4 हो गया बराबर 0। 121 को देख लेते हैं। इसमें भाग 11 11 121 होता है, वर्ग होता है 11 का। ठीक है, तो जो जो हमें प्राप्त ही नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं। 121 हमें पता है 11 से कट रहा है, लेकिन इसका अंतर भी तो आना चाहिए। देखो, विषम विषम स्थानों की संख्या योग कितना हो गया? ये सम स्थान एक ही है, तो -2 = 0। ये कट रहा है, इसलिए 13 11 से ये संख्या विभक्त हो रही है। ये हमने विभक्त होने के नियम, इसको प्रैक्टिस करना अब बार बार, और मैं इसके आगे प्रश्नों को हल करवाऊंगा। संख्या पद्धति के बहुत ही बढ़िया प्रश्न आएंगे अब आपके सामने। एक चीज और मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए, क्योंकि वर्ग और घन, मैंने कल भी इन चीजों को आपसे अवगत करवाया था कि आप कम से कम एक टेबल बना लीजिए पेपर में, बढ़िया से पेपर में जिसमें लाइन हो, पेपर हो। ठीक है, उसको आप कहीं भी दीवार में चिपका दीजिए जहां आप ज्यादा समय देते हैं। ठीक है, उसको आप देखेंगे रोज रोज तो आपको याद हो जाएंगे। हमें 2 से लेके 30 तक ये वर्ग चाहिए और घन चाहिए 2 से लेके 20 तक। ये बहुत जरूरी है। अगर हमें मैथ में कैलकुलेशन जल्दी करना है तो हम अभी बोर्ड मास को देखेंगे, इसी संख्या पद्धति में बोर्ड मास को देखेंगे और थोड़े से सवाल a+b का होल स्क्वायर वगैरह के संख्या पद्धति में आने वाले हैं, तो उसको भी पहले हम समझेंगे, फिर सवाल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। प्रश्नों को कितने आसानी से हल होते हैं प्रश्न, आप देखना। ये सब चीजें आप जान लीजिए, इतना याद कर लीजिए, फिर देखना आपको भी लगेगा कि मैथ अपने लिए ही बनी है, ये कोई हब्बा नहीं है। मैथ में ट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। वैसे अगर मैथ को आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, सवाल सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। आप परीक्षा हॉल में बैठोगे, आपकी ट्रिक कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि आप उसको भूल जाओगे। जब प्रश्न हल करना होगा तो ट्रिक भूल जाओगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट आना जरूरी। कॉन्सेप्ट जब आएगा, वो बार बार आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो यकीन मानिए वही प्रश्न आपको ट्रिक के रूप में सामने आएंगे। इसलिए उसको ट्रिकी का कोई मतलब है नहीं। वो जब बार बार हम अभ्यास करते हैं तो ये दिमाग की उपज होती है। आधा कैलकुलेशन दिमाग में होता है, आधा कैलकुलेशन हम पेज में करते हैं। घटते घटते एक प्रश्न इतना बड़ा होता है, यहाँ से यहाँ होता है। अगर 10 बार हम सॉल्व करेंगे तो एक लाइन हर बार कम होती जाएगी, 2 लाइन में प्रश्न को सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है कि ऐसे ऐसे करना है, इसका कैलकुलेशन ये होना है,
सवाल खत्म। इबारती प्रश्न बहुत सरल होते हैं, जैसा कहते जाए वैसा लिखना है बस, ठीक है। थोड़ा सा हम कल जानेंगे बॉड मास के बारे में। बॉड मास एक रीढ़ की हड्डी होती है, संख्या पद्धति को प्रश्न सॉल्व करने का बॉड मास बहुत, मतलब ये कह दो ये शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, उस तरह से बॉड मास का प्रयोग कैसे करना है, कैसे उसको समझना है, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज संख्या पद्धति में हमने विभाज्यता के नियमों को जाना है और इसको आप बार बार प्रयास करिएगा, घन और वर्ग को जरूर याद करिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।